नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर के उन सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं जो सिविल ब्रांच के हैं और जिनको BTR की परीक्षा में सम्मिलित होना है। देखिए, आज मैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके संदर्भ में CE 301 जो सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स टॉस, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, इस पे आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं टॉस के अंदर। यानी जितने क्वेश्चन अब तक आया ना 60 दो पेपर में 2016 और 2016 स्पेशल में, उनके 1/3 तो केवल इस चैप्टर के हैं। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सारे जो क्वेश्चंस आए हैं वो अधिकांश वो हैं जो सेकेंड ईयर में आपके सोम में थे, स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल्स में। वहाँ भी आपकी चैप्टर था ढाल विक्षेप का, वही सूत्र सारे आपको याद करने हैं बेसिकली। वो आपको आज मैं अच्छे से समझाऊँगा। एक और बात जो आपसे करनी है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटना नहीं है, समझना है। अभी ये जो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं ये लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ 40 to 45 मिनट्स का होना चाहिए। अभी मुझे अंदाज़ नहीं है, शुरू किया है, लेकिन इसके अंदर मुझको ये 9 पेज समझाने जो मैंने आज बना रखे हैं आप लोगों के लिए। आप अगर पूरे समय इसको लगातार वीडियो देखेंगे तो मुझे आशा है कि आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं, कहाँ देरी की जाए। तो शुरू कर रहा हूँ मैं, और जहाँ जहाँ बीच में लगता है कि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बतानी होगी वहाँ मैं एक्स्ट्रा पन्ना यूज़ करूँगा समझाने में। देखिए, चैप्टर का नाम है ढाल व विक्षेप यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब वो जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम आते हैं उनको समझने के लिए कुछ बेसिक बातें समझनी ज़रूरी है, कुछ आधारभूत बातें समझनी ज़रूरी है कि भाई धरनों में यानी कि बीम्स में आपके यूँ तो बीम्स काफ़ी है, लेकिन अभी जो फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 सिंपल आप जो बीम समझ लें, एक तो कैंटिलीवर और एक सिंपली सपोर्टेड। और सिंपली सपोर्टेड में भी जो पॉइंट लोड लगता है वो बीच के स्पान पर या मध्य खंड पर यानी सेंटर ऑफ द बीम पर, या फिर पूरे पे यूनिट, इसी पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इस प्रकार के जो धरने हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला, धरनों में अधिकतम ढाल यानी कि मैक्सिमम स्लोप इन बीम्स कैसे नहीं, कहाँ होता है, इसकी चर्चा करेंगे। आपको जब ये पता होगा कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है तो फिर उसकी बात करेंगे कि वैल्यू क्या होती है इनकी। पहला केस, प्रास धरन यानी कि कैंटिलीवर बीम। हमेशा ध्यान रखना, कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो उसके फ्री एंड पर होगा यानी कि मुक्त सिरे पर होगा। फिर आती है बाद में कि अभी किसकी बात कर रहा हूँ, अधिकतम ढाल की बात कर रहा हूँ, आई मैक्स मैक्सिमम स्लोप। अगर सरल आलंबित धरन है यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसमें 2 केस बनते हैं। एक तो ये है कि भारण सममित हो यानी कि सिमेट्रिकल लोडिंग हो, और या फिर भारण जो है, भारण यानी कि बीम पे जो लोडिंग है वो अनसिमेट्रिकल है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे सिमेट्रिकल लोडिंग हो रही, जैसे सेंटर में कोई पॉइंट लोड लगा दिया, दोनों तरफ बराबर बराबर दूरी पर बराबर बराबर पॉइंट लोड है, या पूरे भी UDL है, सेंटर में पॉइंट लोड है, मतलब लोडिंग की सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्रिकल लोडिंग है, उस केस में वो जो अब ये बात चल रहे हैं मैक्सिमम स्लोप की, तो उस केस में जो मैक्सिमम स्लोप होगा सिंपली सपोर्टेड बीम में वो दोनों आलम्बों पर होगा। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आए हैं उनके जैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आप मेरे को इस वीडियो में पूरा सुनोगे 40-45 मिनट ध्यान से। ठीक है ना? तो दोनों आलम जो हैं, दोनों जो सपोर्ट्स हैं, उस पर जो होगा स्लोप वो मैक्सिमम होगा और बराबर होगा। और अगर मान लो असममित भारण है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो लोडिंग है वो अनसिमेट्रिकल है, तो एक बात तो तय है कि किसी एक सपोर्ट पर ही मैक्सिमम स्लोप होगा। किस सपोर्ट पर होगा? वो उस तरफ होगा जिधर लोडिंग ज़्यादा, जिस सपोर्ट की तरफ भार ज़्यादा है उस सपोर्ट पर जो होगा स्लोप वो मैक्सिमम होगा। लिखा ना, जिस आलम की तरफ भार ज़्यादा है उस पर मैक्सिमम स्लोप होगा।
ये मैंने आपको मैक्सिमम स्लोप के बारे में बताया कि कहाँ होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी कि वाई मैक्स। इसमें भी पहले प्रासधरण यानी कि कैंटिलीवर बीम। तो देखिएगा जो उसका मुक्त सिरा है यानी जो फ्री एंड है वहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या, फ्री एंड पर आप नोट किया होगा कि स्लोप भी मैक्सिमम था और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम है। फिर अगर बात आती है सरल आलम्बित धरण की यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम की, उसमें भी दो केस फिर वही वाले सममित भारण यानी कि सिमेट्रिकल लोडिंग। उस केस में जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उस बीम के मध्य खंड पर होगा यानी कि मिड सेक्शन पर होगा। और अगर असममित भारण है, अनसिमेट्रिकल लोडिंग है, तो वहाँ पे विक्षेप अधिकतम होगा जहाँ पे स्लोप 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये लोड लग रहा है इस प्रकार का, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि सेंटर में नहीं लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो बड़ा वाला भाग है ना, इसके अंदर इसमें कहीं ये वाई मैक्स होगा, इट इज़ वाई मैक्स, ये वाई मैक्स है। और जहाँ पे वाई मैक्स है वहाँ पे स्लोप हमेशा 0 होगा, इस जगह पर आई हमेशा 0 होगा और वाई हमेशा मैक्सिमम होगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल लोडिंग है तो वाई मैक्स वहाँ होगा, उस खंड पर होगा जहाँ पर स्लोप 0 है। इस बात को आप ध्यान रखें। अब देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे सवाल अब तक जो मैंने बताया है क्वेश्चन उसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्वेश्चन तो इस पेज पर ही हैं, पेज नंबर 2 पर। अब तक जो आया 2 पेपर में आया 9 क्वेश्चन इस पेज पर हैं। और इस पेज को समझने के लिए प्रॉपरली, वैसे तो मैं सारा यहाँ लिख चुका हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ एक अलग से पढ़ने पे अगर आपको एट द मोमेंट करूँ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा ये है कैंटिलीवर बीम और यहाँ लग रहा है पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड है W, और ये है इसका स्पान L। ये पहला केस। दूसरा फिर है कैंटिलीवर बीम और सॉरी यहाँ बाहर नहीं लग रहा है, यूडीएल लग रहा है पूरे यूडीएल, और ये W पर मीटर का। तीसरा केस सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पे पॉइंट लोड है, ये दोनों दूरियां बराबर है L/2 L/2, और ये पूरा जो है वो L है, ये भी जो है कैंटिलीवर वो L लेंथ की है। और जो चौथा केस है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम, पूरे में यूडीएल, स्पान इसका L, यूडीएल जो है वो W पर मीटर है, ये जो है वो W है। अब आपको एक मैं तरीका बताता हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, एक तरीका जो आप याद रखना है आपको, चाहे स्लोप निकालना हो चाहे डिफ्लेक्शन। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बात करूँगा y की, y का मतलब डिफ्लेक्शन, यहाँ बात करूँगा मैं I की, I का मतलब स्लोप, और साथ लिखता हूँ मैक्सिमम अधिकतम यानी कि वाई मैक्स, ये आई मैक्स। अब देखिए इसमें W है ना, आप लिख लो हर जगह, यहाँ W है तो 2 W लिख दो, यहाँ स्मॉल w है तो स्मॉल w लिख दो, यहाँ ये W आपका कैपिटल है तो कैपिटल W का मतलब तो पॉइंट लोड लिख दो, ये स्मॉल w है तो स्मॉल w लिख दो। कहीं कोई दिक्कत, लोड था लिख दिया। अब देखो ध्यान से, अपॉन EI सब में कर दो, अपॉन EI सब में कर दो, चाहे कोई सा केस हो वो EI आएगा, हमेशा सब में आएगा, अपॉन EI। ये मैं आपको सूत्रों को याद करने की तरकीब बता रहा हूँ, आप याद कर लें इनको, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं है उनको तरकीब बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, अगर पॉइंट लोड था तो वो लिख दिया कैपिटल W, और यूडीएल था लिख दिया स्मॉल w, बटा ये सब में कर दिया। अब देखिए
ये पॉइंट लोड है ना, पॉइंट लोड, जहाँ जहाँ पॉइंट लोड का मामला है वहाँ पे विक्षेप के सूत्र में लिख दो एल क्यूब और स्लोप के सूत्र में एल स्क्वायर। देखिए ये पॉइंट लोड है, बिंदु भार है, विक्षेप के सूत्र में एल क्यूब आएगा और स्लोप के सूत्र में एल स्क्वायर आएगा। बस यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लोड है, विक्षेप के सूत्र में एल क्यूब, स्लोप के सूत्र में एल स्क्वायर। अब जहाँ यूडीएल है वहाँ एक घात एल की बढ़ जाएगी, विक्षेप के सूत्र में एल फोर, स्लोप के सूत्र में एल क्यूब। यहाँ भी विक्षेप के सूत्र में एल फोर, स्लोप के सूत्र में एल क्यूब। ठीक है, अब कुछ गुणांक लगाना है, तो इससे पहले वाले केस में लगा देंगे 3 और 2, यानी कि फॉर्मूला बन गया वाई मैक्स का डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3EI और स्लोप का डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। यहाँ 8 और 6 लगा दो, 8 और 6, यानी ये वाला केस अगर है कैंटिलीवर का पूरा यूडेल तो स्मॉल डब्ल्यू एल फोर अपॉन 8EI और ये स्मॉल डब्ल्यू एल क्यूब बटा 6EI। अब अगर ये वाला केस है तो यहाँ पे 48 और 16 लगा दो, 16×48, 16×48। रटने की बात है जी, हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं। अपन जब कभी मौका पड़ेगा कोई वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, सब चीज़ें प्रूव करूंगा मैं, लेकिन अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी जो पेपर आपका आएगा उसमें कम से कम ऑब्जेक्टिव के अंदर ये जो अभी बता रहा हूँ इनमें से 4 या 5 जरूर आएंगे, तो याद करने से ठीक रहेगा। तो ये हो गया इसमें। अब ये वाली बात है, तो यहाँ पे क्या करना है कि जो नीचे आएगा वो आएगा 384/5, 384/5 नीचे, और यहाँ जो आएगा आपके वो आएगा 24, यहाँ पे 24 आएगा। ठीक है ना, इस तरह से होगा आपके। तो ये देखिए थोड़ा सा सेट करना पड़ रहा है मेरे को। यहाँ WL4 बटा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं 5/384 WL4/EI, और ये तो खैर WL3/24EI है ही। तो ये आपको मैंने जो बताया है 4 केसेस, तो इनमें आपको मैंने बताया सूत्रों को याद करने का तरीका, वो सारे सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे फेयर एकदम। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब आप ध्यान से देखेंगे, वही केस है जो मैंने बताया सारे आपको अभी, यहाँ पे वही सारे फॉर्मूले मैंने जो लिखे आपके। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये 2016 के पेपर में पूछा गया था, ये वाला फॉर्मूला 2016 में ये भी पूछा गया था, ये वाला 2016 में भी पूछा गया था, 2016 स्पेशल में पूछा गया था, ये वाला 2016 स्पेशल में पूछा गया था, ये वाला जो केस है 2016 और 2016 स्पेशल दोनों पूछा गया था। ये वाला अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ ले, WL2/16EI। और ये जो है ये 2016 और 2016 स्पेशल दोनों पूछा गया था, ये अब तक नहीं पूछा गया, हो सकता है इस बार पूछ ले। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की। अब देखिएगा ये है कैंटिलीवर, तो ये जो वाई मैक्स है कहाँ होगा, बी पर, आई मैक्स भी कहाँ होगा, बी पर। मैंने कहा था ना दोनों कहाँ होते हैं मैक्सिमम, फ्री एंड पर। अच्छा कोई आपसे पूछे कि इस कैंटिलीवर बीम में 0 स्लोप और 0 डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो होगा सब इस फिक्स्ड एंड पर। ये जो आबद्ध सिरा है यहाँ स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होंगे, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने आपको मुख जबानी बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखें, होगा आवश्यकता पड़ी तो बाद में लिख दूंगा इसी वीडियो के अंदर। और इसमें भी 0 कहाँ होगा, ए पर होगा। अब ये वाली बात आती है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यानी कि अधिकतम विक्षेप कहाँ होगा, मध्य खंड पे, क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है, यहाँ भी लोडिंग सिमेट्रिकल है, तो मैक्सिमम कहाँ होगा डिफ्लेक्शन, मध्य खंड में, यानी कि AB के ठीक बीच में, यानी कि L/2 पर होगा। देखा ना मैंने यहाँ पे मध्य खंड पर। और मैंने आपको ये बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर अगर लोडिंग सिमेट्रिकल है तो दोनों सपोर्ट पर स्लोप मैक्सिमम होगा, यानी ये जो है ना WL2/16EI, ये ए और बी दोनों पर होगा, दोनों पर बराबर होगा और मैक्सिमम होगा। और ये भी जो है ना स्मॉल WL3/24EI,
ये भी ए और बी पर होगा और बराबर होगा। अब ये ई आई क्या होता है? ई होता है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आई होता है जड़त्वागुण एक्स अक्ष के सापेक्ष धरण का, बीम का, और इसको अपन कहते हैं नमन दृढ़ता, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। तो अपन बाद में एक क्वेश्चन लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैंने कितनी गिनती की अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आ चुके 2 पेपर, 2 साल के पेपर्स के अंदर। ये आपका 2 पेज मैंने पूरा कर दिए। अब तीसरा पेज। अब मैंने ये क्वेश्चन बनाया है, आप इनको ध्यान से सुनो समझो, तो ये आप नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने अब तक 3 ही क्वेश्चन आपको बताए हैं। देखिए, ये जो पहला पॉइंट बताया कि धरणों में अधिकतम ढाल कहाँ होता है, इसको मैंने पहला क्वेश्चन माना है। फिर धरणों में अधिकतम विक्षेप कहाँ होता है, इसको मैंने दूसरा क्वेश्चन माना है। फिर ये जो विभिन्न धरणों के लिए आई मैक्स और वाई मैक्स कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, इसको मैंने तीसरा क्वेश्चन माना। हालांकि इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में 2 पेपर में आपके 9 क्वेश्चन आ गए। अब चौथा क्वेश्चन, ई आई क्या होता है, वह इसकी इकाई क्या है? तो भाई ई आई को कहते हैं नमन दृढ़ता, फ्लेक्सरल रिजिडिटी। उसकी इकाई होती है न्यूटन इंटू मिलीमीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 5वां, ढाल व विक्षेप ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ। देखिए, वैसे तो 3 विधियाँ होती हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकेले मेथड एंड मोमेंट एरिया मेथड। लेकिन मैकेले मेथड जो है वो डबल इंटीग्रेशन का ही एक विस्तृत रूप है या स्पेशल फॉर्म है। तो मैंने यहाँ 2 ही मेथड दिए हैं। ढाल विक्षेप ज्ञात करने की प्रमुख विधियाँ 2 है, मैकेले मेथड और क्षेत्रफल आघूर्ण विधि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मैकेले विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मैंने कहा द्विसमाकलन विधि के परिष्कृत रूप पर आधारित है। द्विसमाकलन विधि के द्विसमाकलन जो विधि होती है ना, डबल इंटीग्रेशन मेथड, उसका रेक्टिफाइड फॉर्म है। वहाँ पे एक मैकेले लाइन बना देते हैं, वो डिटेल में तो अपन बाद में पढ़ पाएंगे, इसको जब कोई क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल इसको ध्यान रखें। लेकिन इन जनरल कहा जाए कि भाई ये अपने ढाल विक्षेप ज्ञात करने की विधियाँ कितनी, तो आपको 3 बोलना है। आपके पाठ्यक्रम में 3 विधियाँ, वैसे तो और भी होती हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 3 है, डबल इंटीग्रेशन, मैकेले और क्षेत्र आघूर्ण। प्रमुख विधियाँ ये 2 है जो आपको ज़्यादातर काम में लेंगे, क्योंकि मैकेले के अंदर डबल इंटीग्रेशन होता है। फिर ये 7वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल प्रमेय से क्या ज्ञात होता है? आप कहेंगे ढाल ज्ञात होता है। 8वां क्वेश्चन, आघूर्ण प्रमेय से क्या ज्ञात होता है? आप लिखेंगे विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप ज्ञात करने के लिए हमको क्या लगानी पड़ती है? आघूर्ण प्रमेय। अब कैसे लगाते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखेंगे। अभी बात चल रही है ऑब्जेक्टिव की। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आ चुका है, ये 2016 स्पेशल में आ चुका है। देखिए, एक कैंटिलीवर बीम है, उसके बीच में कहीं, बीच का बोलिए नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल एल जो है ना, इसका पूरा स्पान है, और जो स्मॉल एल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ए से सी तक की, बी इसका मुक्त सिरा है। हमें इस मुक्त सिरे पर यानी कि बी पर स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करना मान लीजिए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। देखिए, आई मैक्स, आई का मतलब स्लोप, मैक्स यानी मैक्सिमम, अधिकतम ढाल यानी कि मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो बी पर होता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बी से सी के बीच में कोई भार है ही नहीं, खाली है, कुछ नहीं यहाँ पर, तो जो स्लोप सी पर होगा वही स्लोप बी पर होगा, इसको ध्यान रखें। तो मैंने क्या लिखा है, आई मैक्स बराबर आई बी बराबर आई सी। अब आपको सी पर स्लोप निकालना है, तो आपके पास ये फॉर्मूला था, देखिएगा आपके सामने ये फॉर्मूला था यहाँ पे। अगर मुझे बी पर स्लोप निकालना होता मैं क्या करता था, WL²/2EI। ये एल लिया क्योंकि भार यहाँ लग रहा था, दूरी एल है कैपिटल, यहाँ पे क्या है आपके ये भार यहाँ लग रहा है, और ये दूरी कितनी है, स्मॉल एल है यहाँ से, तो ये कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल आ जाएगा, यानी कि W⁻L²/2EI। ये हो गया सी पर विक्षेप, और सॉरी ये हो गया सी पर ढाल, और जो सी पर ढाल है वही बी पर होगा, ये मैंने आपको भी बात बताई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और अगर आपको मान लीजिए सी पर निकालना पड़े आपको विक्षेप, तो ये रहा सी पर विक्षेप YC, कितना, वही सूत्र है जो पहले था,
सूत्र में कोई फ़र्क ही नहीं है। ये देखिएगा, ये वाई मैक्स क्या था, W कैपिटल L³ बटा 3EI था। तो ये कैपिटल क्या होता है कि भार यहाँ लग रहा था पूरे स्पान के ऊपर, पूरे स्पान के एंड पर, और यहाँ लग रहा है भार आपके यहाँ पे स्मॉल l दूरी पर। तो यहाँ कैपिटल की जगह स्मॉल l आ जाएगा, W स्मॉल L³/3EI। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो तीसरा, ये अभी 2016 स्पेशल पूछा गया था, ये वाला पार्ट, कि भाई इस प्रकार के लोडिंग में बी पर विक्षेप कितना होगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लें कि बी पर आपको अगर विक्षेप ज्ञात करना है तो सी पर जो विक्षेप होता है वो ज्ञात कर लें। ये देखिएगा, सी पर विक्षेप ज्ञात कर लें, प्लस इस सी के आगे जो दूरी है ना L - L, वो लिख लें, ये लिख ली, और उस दूरी को सी पर जो स्लोप है उससे गुणा कर लें, यानी कि IC से गुणा कर लें, ऐसे गुणा कर लें। ये फॉर्मूला, ये वाई मैक्स का फॉर्मूला है, ये वाई मैक्स, और ये अभी आया था 2016 स्पेशल के अंदर। अब एग्ज़ाम में क्या है कि मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल l, और बोर्ड एग्ज़ाम में L की जगह लिखा था कैपिटल L1, तो कोई बात नहीं, ये L माइनस स्मॉल l नहीं करके L माइनस L1 लिख देंगे, वहाँ पे लिख देंगे, अब लिखा हुआ है आंसर में, आपको तो ABCD भरना आंसर। तो ये मैंने आपको पूरे समझाने की कोशिश की है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन ये भी है जो अब तक आया नहीं है, इस बार आ सकता है, सेम चीज़ है। देखिएगा, ये वहाँ पॉइंट लोड था, यहाँ पे UDL है, तो जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में कोई लोड है ही नहीं, और यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए वही फॉर्मूला काम आएगा। कौन सा वाला, ये देखिएगा, ये वाला W कैपिटल L³/6EI, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। बस यहाँ L कैपिटल है और हमारे इस केस में L जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ये क्योंकि ये लंबाई स्मॉल l तक UDL लगा हुआ है। तो W स्मॉल L³/6 है, यही IB है, यही IC है, और ये I मैक्स है। अब YC निकालना है, यानी कि C पर निकालना आपको विक्षेप। तो C पर जो C तक जो दूरी है ना स्मॉल l, वही काम आएगी यहाँ पे। ये देखिए आप यहाँ पे WL4/8EI, यहाँ L कैपिटल है क्योंकि पूरी लंबाई में लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी लंबाई पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ स्मॉल l तक ही लगा हुआ है, तो W स्मॉल L4/8EI हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना, मान लीजिए कहाँ पर, बी पर निकालना है। कैसे निकालेंगे बी पर आप, बी पर निकालने के लिए आप पहले सी पर लिख लें, जो पहले केस था ना बिल्कुल वही, पहले आप सी पर लिख लें YC, फिर इसके आगे की दूरी L - L लिख लें, और जो सी पर स्लोप है IC उससे गुणा कर दें। ये तरीका वाई मैक्स निकालने का। हो सकता है इस बार आपकी एग्ज़ाम में आ जाए। तो ये आपके मैंने अब तक 4 पेजेस मैंने इसमें पूरे कर लिए हैं। अब देखिएगा, ये पेज नंबर 1 2 3 4 हो गए हैं, अब पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन 10 हो चुके हैं। 11वां, एक धरण के ढाल व विक्षेप कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। ये 2016 में आया क्वेश्चन। ये 4 ऑप्शन दे रखे थे आपके, द्विसमाकलन विधि यानी कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, B मैकले विधि मैकोलेज मेथड, C क्षेत्रफल आघूर्ण विधि यानी कि एरिया मोमेंट मेथड, और D उपरोक्त सभी। तो आप क्या लिखेंगे, D उपरोक्त सभी। तीनों विधियों से स्लोप डिप्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। 12वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके। देखिएगा, एक ये क्वेश्चन आया 2016 में। एक शुद्ध लंबित यानी कि सिंपली सपोर्टेड, एक शुद्ध लंबित धरण के केंद्र पर W भार एवं प्रास धरण यानी कि कैंटिलीवर बीम के समान लंबाई के मुक्त सिरे पर W भार के कारण अधिकतम विक्षेप का अनुपात होगा। देखिए, ये क्वेश्चन जरा समझ लो, भाषा समझाता हूँ आपको मैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये कैंटिलीवर है, स्पान दोनों में बराबर है, लिखा ना, समान लंबाई, और यहाँ पर भी भार भी समान है, लिखा ना साफ साफ, W भार लगा हुआ है, यहाँ पर भी W और वहाँ पर W, तो इसके मध्य में लगा और वहाँ पे एंड पे लगा है। तो ये पूछा गया कि इसमें जो अधिकतम विक्षेप है इस केस में, और इसमें जो अधिकतम विक्षेप है उसमें अनुपात क्या होगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे थे, 1/10, 1/12, 1/16, 1/8। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्या किया, सूत्र मैंने बता रखे थे पेज नंबर 2 पर, आपने इसमें वाई मैक्स निकाला, सी पर फॉर्मूला है WL3/48EI। फिर इसका जो वाई मैक्स का फॉर्मूला है इसमें WL3/48EI, इसमें WL3/3EI। ये लिखा चुका था मैं आपको। अब आपको इन दोनों में रेशियो ज्ञात करना है।
इन दोनों रेशियो याद करना है। तो रेशियो याद करेंगे तो WL³/48 CI के अंदर भाग लगाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 3 EI नीचे आ जाएगा, कट जाएंगे, आएगा 3/16। और 3/16 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/48 काटेंगे 3 से, इसको 3 एकम 3 और 16×3 = 48, तो क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो ये आपके पेज नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 12 हो गए। अब ये क्वेश्चन भी आपके 2016 में आया हुआ है, न्यू टाइप के अंदर ऑब्जेक्टिव में। एक बेलित इस्पात यानी रोल्ड स्टील सेक्शन, स्टील स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है। एक रोल्ड स्टील सेक्शन के एक बेलित इस्पात धरन यानी कि रोल्ड स्टील बीम के सिरे शुद्ध आलंबित है। शॉर्ट में ये बात है भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम है एवं समवितरित भार के कारण अधिकतम विक्षेप 10 mm और सिरों पर ढाल 0.002 रेडियन है, तो धरन की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन है। आपको क्या कहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, ठीक है। और उसके कारण जो अधिकतम विक्षेप है सेंटर पे जो होता है 10 मिलीमीटर है, और अधिकतम जो स्लोप है सिरों पर वो 0.002 रेडियन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भूल गया बताना, कि रेडियन के जो मान रखे जाते हैं इसके स्लोप के लिए, वही आपको याद रखना है। एक्चुअली जब भी कोई सूत्र काम में लेंगे, फॉर्मूला काम में लेंगे, तो उस केस में स्लोप हमेशा लिखा जाएगा रेडियन में, ना कि डिग्री में। और अगर कभी आपको डिग्री में दिया हो तो उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो ये 0.002 रेडियन है, तो सही है। तो धरन की लंबाई ज्ञात करनी है। ये 2-4 आंसर दिए हैं, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर। 2 मिनट का सवाल है, 2 मिनट का भी नहीं है, समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आपके करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये सिंपली सपोर्टेड बीम, हमें क्या पूछा गया है कि अधिकतम विक्षेप और अधिकतम ढाल दे रखे हैं, तो धरन की लंबाई ज्ञात करनी है। हम एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया कि अधिकतम विक्षेप का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 5/384 इंटू स्मॉल WL 4/EI इस केस के अंदर। और अधिकतम ढाल का सूत्र क्या होता है, वो होता है इसके अंदर स्मॉल WL³/24EI। मैंने दोनों का अनुपात लिया, क्यों कि आपको दोनों मान दे रखे हैं। आपको Ymax भी दे रखा है 10 mm और Imax भी दे रखा है। अब देखिए, ये Ymax जो दिया आपको 10 मिलीमीटर, इसको मैंने 1000 से भाग लगा के मीटर बनाया, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन होते हैं ना वो इसमें मीटर होता है दूरी में, तो मैंने मीटर बता दिया। तो इसका मतलब Ymax कितना हो गया, 1/100 मीटर। और EI मैंने मान लिया, ये जो नमन दर था इसको मैंने मान लिया कि किलो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर में है। और हमने स्पान को L को मीटर में ही मान लिया, हमने मान लिया ये मीटर में है। और यूडिल जो है वो W पर मीटर, यानी जैसे कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर, इस प्रकार से। L मैंने मीटर माना है और W मैंने माना है किलो न्यूटन पर मीटर में। ये सब बातें अपन मान के चलनी पड़ेगी। अब देखिएगा, जब मैंने Ymax का सूत्र लिखा यहाँ पे और Imax का यहाँ लिखा, अब तो केवल सिंप्लीफाई करना है इसको, और ये जो मान दे रखे लिखने हैं, तो काफ़ी कुछ तो इसमें कट जाएगा। और आखिर में आप देखेंगे कि L का मान आ जाएगा 16 मीटर। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये आपके फॉर्मूला है 5/384 स्मॉल WL 4/EI, ये स्मॉल WL³/24EI। तो इसमें देखिए L4 से L³ कट के एक L ऊपर आ जाएगा और EI से EI कट जाएगा, और स्मॉल W से स्मॉल W कट जाएगा। तो इस तरह से ये 5/384 इंटू 24L रहेगा, वो बराबर वहाँ 5 आएगा। क्योंकि देखिए, जब आप भाग लगाएंगे ना किसमें, 1/100 में 0.02 का, तो ये 100 का 0.002 से गुणा हो जाएगा, तो ये 0.2 हो जाएगा। और एक में जब 0.2 का भाग लगाओगे तो 5 आ जाएगा, और ये 5 होगा। और आखिर में जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये देखिएगा L कितना आ जाएगा, 384 इंटू 5/24 पंजे 120, और सॉल्व करेंगे तो 16 मीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। यानी कि आपको जो 2 पेज नंबर 2 पे जो इतने सारे फॉर्मूले लिखा है ना, वो फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं, उसके बाद सवाल बड़े आसान बन जाते हैं। तो ये हो गए आपके ये वाला। अब ये वाला, ये 14वां क्वेश्चन। अब तक मैंने शायद 13 क्वेश्चन क्लियर कर लिए, हाँ 13 कर लिए। अब ये 14वां क्वेश्चन, पेज नंबर 7। क्षेत्रफल आघूर्ण विधि से विक्षेप का समीकरण होगा। एक्चुअली इस पेपर में जो कि 2016 में आया था, मुझे मिस्टेक लग रही है, ये समीकरण नहीं होना चाहिए।
विक्षेप ज्ञात करने में किसकी जरूरत पड़ेगी वो होना चाहिए। होना क्या चाहिए था प्रश्न, क्षेत्रफल आघूर्ण विधि से विक्षेप ज्ञात करने में आवश्यक होगा, तो आवश्यक ये होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे आपको, उसमें ये ऑप्शन सही है, a इंटू एक्स बार अपॉन ई है। ये मैंने लिखा, वास्तव में यह विक्षेप ज्ञात करने के लिए आवश्यक मान है। प्रश्न में ये चीज़ गलत है जो है, लेकिन मैंने लिखी क्योंकि परीक्षा में लिखी हुई थी ये। तो विक्षेप का समीकरण में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिस इक्वल टू दिस, या कोई इक्वल टू लिखा ही नहीं है, एक का समीकरण है। हाँ, ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी विक्षेप ज्ञात करने के लिए, इससे ज्ञात होता है। जो भी हो, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही होगा। 15वां, एक शुद्धालंब यानी कि सिंपली सपोर्टेड, एक शुद्धालंब धरण पर W प्रति इकाई यानी कि स्मॉल w यूडीएल प्रति इकाई लंबाई का समवितरित भार धरण की पूरी लंबाई यानी कि कैपिटल L पर लगा है, तो धरण के मध्य में स्लोप कितना होगा। देखिएगा, मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर सिमेट्रिकल लोडिंग हो तो मैक्सिमम विक्षेप जो होता है वो सेंटर में होता है। और सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर एक खास बात है, जहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहाँ पे स्लोप 0 होगा। ये देखिएगा, जैसे ये वाला मामला है, ये पॉइंट लोड है, तो इसका डिफ्लेक्शन कर्व ऐसा बनेगा, ये इसका डिफ्लेक्शन कर्व है, तो यहाँ होगा वाई मैक्स, इससे ज़्यादा विक्षेप कहीं नहीं होगा। और जहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट खींचूँ इस पर से तो हॉरिजॉन्टल आएगी, यहाँ स्लोप 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यूडीएल भी होता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी होता, तो वहाँ भी विक्षेप वक्र ऐसे ही बनता, और ये विक्षेप होता अधिकतम, और यहाँ पे स्लोप, यहाँ स्पर्शिका कैसे बनती, हॉरिजॉन्टल, यानी कि एंगल 0, और स्लोप क्या होता है, tan थीटा यानी कि 0, tan 0 0 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक शुद्धालंब धरण पर W प्रति इकाई लंबाई का समवितरित भार धरण की पूरी लंबाई पर लगा है, धरण के मध्य में ढाल होगा। 4 उत्तर दे रखे थे आपको, उसमें एक उत्तर होगा 0 होगा। ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, एक शुद्धालंब धरण पर W बिंदु भार धरण के मध्य में लगा है, धरण के मध्य खंड में ढाल होगा, ये भी 0 ही होगा। अभी बताया मैंने आपको, चाहे यहाँ पॉइंट लोड हो चाहे यूडीएल हो, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी सेंटर में होगा और स्लोप 0 भी सेंटर में होगा। अब ये सवाल है 17वां, शुद्धालंब धरण यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर केंद्रित भार को दुगना करने पर, केंद्रित भार मतलब कंसंट्रेटेड लोड, संकेंद्रित इसको कहना चाहिए था, ये केंद्रित वर्ड यूज़ किया गया है किताब एग्जाम में, मैं इसको कहूँगा संकेंद्रित यानी कि कंसंट्रेटेड यानी कि बिंदु भार यानी कि पॉइंट लोड। तो संकेंद्रित भार को दुगना करने पर केंद्र पर विक्षेप का मान होगा दुगना। भाई भार को दुगना करोगे विक्षेप भी दुगना हो जाएगा, भार को 4 गुना करो विक्षेप भी 4 गुना हो जाएगा। कैसे होगा ये बात आपको मैंने यहाँ समझाई है, बहुत आसान तरीके से देखिएगा। और भाई ये 2 केस है, सेम बीम सेम है, कोई चेंज नहीं है, वही लेंथ है सब कुछ। यहाँ मध्य में लगा W, यहाँ इसका दुगना भार लगा 2W। यहाँ क्या होगा YC1 यानी फर्स्ट केस में मैक्सिमम विक्षेप कितना होगा WL3/48 और यहाँ पे W जगह 2W हो जाएगा, तो 2W इंटू L3/48। अब अगर मैं इसमें इसका भाग लगाऊँ यानी कि YC1 में YC2 का भाग लगाऊँ तो ये आएगा 1/2, क्योंकि W/2 W 1/2। अगर YC1/YC2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड केस का जो रेशियो है वो 1:2 है, तो YC2 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई YC2 इज इक्वल टू 2 इंटू YC1, यानी कि पहले केस में जो अधिकतम विक्षेप है उसका दुगना होगा दूसरे केस में, क्योंकि भार को दुगना कर दिया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर स्पान को दुगना कर दे तो दुगना नहीं हो जाएगा, न चौगुना हो जाएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, भार तो दोनों में सेम है WW। चलो एक बात मैं समझा देता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, मान लीजिए ये है ये भार और ये यहाँ पर भी सेंटर में भार W ही है। अब ये तो स्पान है इसका L और वो स्पान है 2L। अब देखिए ध्यान से, यहाँ विक्षेप क्या होगा WL3/48 यहाँ विक्षेप क्या होगा W। अब L की जगह यहाँ 2L है, तो 2L का होल क्यूब बटा 48 अब ध्यान दीजिएगा W/48 तो इसमें भी आ रहा है
और W/48 इसमें भी आ रहा है, L³ इसमें भी आ रहा है। अब 2L का जब होल क्यूब करेंगे तो ये 8L³ आएगा, यानी L³ इसमें भी आ रहा है। अब यहाँ तो 1 से गुणा हो रहा है, यहाँ 8 से गुणा हो रहा है, यानी कि 8 गुना हो जाएगा। यानी कि अगर समान भार रखा जाए और स्पान को दुगना कर दिया जाए तो विक्षेप 8 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप कर लेना। अब दुगने की जगह तिगना कर दो या कुछ भी, इसमें कोई केस बन सकते हैं। तो आपको जो केस बनता है, जैसे ये भी कह दिया कि यहाँ भार W या 2W, भार को W कर दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। देखिएगा यहाँ क्या किया, भार है W, ये मैं मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये L। अब क्या किया भाई, L को तो कर दिया आधा और भार को कर दिया दुगना। अब पूछेंगे ये क्या रेशियो होगा, तो यहाँ तो वो सिंपल केस है WL³/48EI। यहाँ W जगह तो है 2W, L की जगह L/2 का होल क्यूब बटा 48EI। अब आपको रेशियो निकालना है, तो नीचे तो 48EI सेम आ रहा है, तो इसका रेशियो निकाल दो। ऊपर तो है WL³ ये वाला, और नीचे आएगा 2W और L³ बटा 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये WL³ कट जाएगा और आएगा 8/2 यानी कि 4। आप समझ गए, यानी कि जितना विक्षेप इसमें आएगा, अब ध्यान से सुना, इसका जो विक्षेप है और इसका जो विक्षेप है उसका रेशियो निकाला मैंने, 4 आया। यानी इसके विक्षेप में अधिकतम, इसके अधिकतम विक्षेप में इसके अधिकतम विक्षेप का भाग लगाया मैंने। तो इसमें जब इसका भाग लगाया तो नीचे तो सेम आ रहा है ये, जब मैंने इसमें इसका भाग लगाया WL³, ये वाला WL³, और जब इसमें भाग लगाएंगे ना WL, ये L³/8, तो इसका बोला इसका विक्षेप जो होगा ये वाला केस, इसकी तुलना में 4 गुना होगा। ये ध्यान रखना, इसके विक्षेप में इसके विक्षेप का भाग लगाया तो 4 आया, यानी इसका विक्षेप 4 गुना होगा इसकी तुलना में, या इसका 1/4 होगा। वो तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा आपको। अब अंतिम एक प्रश्न पे आ रहे हैं हम, जो भी एक्चुअली कितना एग्ज़ाम में सही नहीं था लिखा हुआ, मैंने सही किया इसको। ये आपके 2016 स्पेशल एग्ज़ाम आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला 2016 स्पेशल, लिखना भूल गया इसको, मैं लिख देता हूँ। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें बी बिंदु पर एक बिंदु भार लगा हुआ है। हालांकि आपके पेपर में ये W शो नहीं किया हुआ, केवल बिंदु शो किया हुआ, बी बस, भार शो ही नहीं किया। ना ये स्पान L शो किया गया, मैंने शो किया, ना ये दूरी X शो की गई, मैंने शो की है। क्योंकि इसके बिना ये सवाल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आंसर में तो L आ रहा है, आंसर में X नहीं आ रहा है, मैंने X लिखा है। तो क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लगी, मैंने इसको दुरुस्त कर दिया। लेकिन आप समझ लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, A और C इसके सिरे हैं, और बीच में X दूरी पर B बिंदु पर W भार लग रहा है। हमें B पर विक्षेप याद करने के लिए सूत्र जो है क्षेत्रागुण विधि वाला याद रखना है, क्षेत्रागुण विधि से। तो ये आपको याद करना होगा। B पर अगर आपको ज्ञात करना है विक्षेप, तो देखो भाई B पर विक्षेप ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा, सूत्र याद रखना। ये जो X दूरी है ना, ये X दूरी ये लिख लो पहले, बटा पूरी दूरी कर लो, फिर कर दो इंटू DC विद रिस्पेक्ट टू A, और यहाँ DB विद रिस्पेक्ट टू A। ये स्मॉल d ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या, इसको आप याद कर लो, रट लो इसको एक बार, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव आता है ना। हालांकि मैंने अगले पेज में समझाने की कोशिश मैं करूँगा, इसको 2 मिनट लगेंगे इसको समझाने में। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डेविएशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A। देखिए DC विद रिस्पेक्ट टू A, D का मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब उसका कितना उससे हटाव हुआ है। इसको अपन विक्षेप नहीं कहेंगे, हटना कहेंगे, कितना डेविएट हुआ है, कितना उससे खिसका है। तो डेविएशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A, ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट A। और ये DBA, डेविएशन ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट पॉइंट A। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये जिसमें ऑप्शन में आएगा वो। हालांकि आपके जो पेपर है मैंने देखा उसमें X की जगह लिखा हुआ है 1/L, 1/L भी हो सकता था अगर ये 1 कहता कि AB की दूरी 1 है तो, लेकिन कुछ नहीं कहा उसने, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन को, ठीक है ना। बस अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको 40-45 मिनट लगेंगे,
और देखिए वो 40 मिनट के आसपास मेरा वीडियो जा चुका है। अब मैं इसको 5 मिनट में समझने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, पहले तो इसको देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन 19वां। मैं ये जगह खाली छोड़ी हुई थी इस बात को समझाने के लिए, लेकिन ये पहले 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षेत्रफल आघूर्ण विधि से ढाल ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना होता है? तो एरिया अपॉन EI। देखिए एक सवाल था ना कि क्षेत्र आघूर्ण विधि से विक्षेप ज्ञात करने में क्या सहायक होता है? AX बार अपॉन EI, और ढाल ज्ञात करने में A/EI। बस ये ध्यान रखें आप। अब मैं ये जो क्वेश्चन था ये वाला मेरे मन में आ रही, मैं इसको कर ही दूँ, 2 या 3 मिनट लगेंगे, इसको पूरा कर देते हैं। देखिएगा क्या होता है भाई कि ये जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे लग रहा है आपके पॉइंट लोड, ये इसका विक्षेप वक्र है। ये क्या है कि A है और ये C है और ये B कह रखा आपको। अच्छा, अगर मैं A पे टेंजेंट खींचूँ स्पर्शिका, ऐसी होगी। अगर B बिंदु से मैं नीचे एक वर्टिकल लाइन खींचूँ सीधी सीधी, ऐसी होगी है। तो इसको मैं कह देता हूँ B1, इसको मैं कह देता हूँ B2। ये C है ना, इसको मैं कह देता हूँ C1। अब आप ये बात तो पक्का समझ लें कि जो विक्षेप B पर ज्ञात करना है, YB, वो BB1 है। देखो भाई, BB1 विक्षेप है B पर ही है। अभी जो BB1 दूरी है, इसको मैं कैसे ज्ञात करूं? अगर मैं BB2 में से B1 B2 घटा लूँ, अगर इस BB2 में से B1 B2 घटा लूँ तो ये BB1 ज्ञात हो जाएगा, ये YB ज्ञात करने के लिए। अब BB2 कैसे निकालें? तो देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं त्रिभुज कौन सा, ABB2 और ACC1, ये 2 समरूप त्रिभुज हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, हम कह सकते हैं ना। अच्छा, ये दूरी ध्यान रखना, ये X कही थी मैंने, और ये जो पूरा है वो स्पान है, कैपिटल L है ये। इसका और मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल छोटा वाला और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला, इसके अंदर ये BB2 बटा CC1 दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, अब इस छोटे ट्राइंगल में X और बड़े ट्राइंगल में L। तो बताओ ये BB2 कितना हो गया? BB2 हो गया CC1 इंटू X अपॉन L। तो लिख दूँ यहाँ पे मैं BB2 की जगह पे CC1 इंटू X अपॉन L माइनस B1 B2। अब देखिए इसको नीचे कर लेते हैं जगह, इसका मतलब हो गया YB बराबर, अब X बटा L। अभी जो CC1 है, CC1 इसको मैंने कहा है, CC1 को मैंने कहा है DCA। ये देखिएगा, ये DCA क्या लिखा मैंने इसको, डेविएशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A। देखिएगा ये A पर जो टेंजेंट है, A पर जो स्पर्शिका वही है कि नहीं है, और C से जो मैंने खींची वाटर लाइन वो ये है कि नहीं है। तो ये C बिंदु जो है ना, उसका डेविएशन ये इतना ये गैप जो देख रहा है, अभी डेविएशन हो गया। इस C पॉइंट को जो बाद में C1 पे आ गया है, यानी अगर मैं C से डालूँ वर्टिकल लाइन, वो AC1 पे मिलेगी यहाँ पे, यानी यहाँ टेंजेंट और यहाँ वर्टिकल लाइन C1 में मिलती है, तो ये CC1 कहलाता है डेविएशन, हटना। तो ये डेविएशन ऑफ पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट A। तो A पर जो टेंजेंट खींची ना, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वर्टिकली, ये मैंने कहा DCA। तो मैं लिख दूँ क्या इसको, ये CC1 को लिख दिया, ये लिखा ना X बटा L इंटू CC1 को, माइनस B1 B2, ये रहा B1 B2। अब देखिएगा B1 B2, जैसे C बिंदु का डेविएशन था CC1, वैसे ही B बिंदु का डेविएशन है B1 B2। किससे मैं इसकी बात कर रहा हूँ? देखिए क्या होता है कि जब बीम विक्षेपित होती है तो C बिंदु तो पहले भी C था, और विक्षेपित होने के बाद भी C पर ही रहेगा, यहाँ को विक्षेप होता ही नहीं है, C पर विक्षेप 0 होता है। लेकिन B बिंदु झुक के जब पहले B यहाँ था वो वहाँ आ गया ना, यहाँ पे आ गया B1 पे, तो B1 B2 जो है ना, हम कहेंगे A पर जो टेंजेंट है उसका डेविएशन जो है B से कितना है, वो B1 B2 है। इसको बोलेंगे हम D और साथ में B विद रिस्पेक्ट टू A।
लिखा ना मैंने यहाँ पे डी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखा था उसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये वीडियो मेरा पूरा हो रहा है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इस वीडियो को आप 2-3 बार देखना, जितनी बार देखना उतनी बार अच्छा है, रोक रोक के देखना, क्योंकि इस चैप्टर में से 2 साल के पेपर में 18 क्वेश्चन है। पहले मैंने 19 बताया था, एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया था, 19 नहीं 18 ही आए। वो एक क्वेश्चन गलती से, वो एक्चुअली कंटिन्यूस बीम का था विक्षेप का, वो गलती से मैंने उसमें जोड़ दिया था। तो 18 क्वेश्चन आए, 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, और 9 क्वेश्चन मतलब होता है 9 नंबर, और 9 नंबर 30 में से बहुत ज़्यादा होते हैं। ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बार बार कीजिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने इतना समझा है तो आपको बड़े क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी होगी। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू। और अगर आपको, मैं एक फॉर्मेलिटी है हर वीडियो बाद क्या करता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा हो, इसको लाइक ज़रूर करें सब जने, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। इसको बहुत ज़्यादा आप शेयर करें अपने अधिकतम दोस्तों के बीच में। और सबसे बड़ी बात, मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RPVR, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है तो। एक बात कहना और चाहूँगा, अभी मैं पूरा समय दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन रात, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के लिए, लेकिन मेरा फील्ड बहुत बड़ा है और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे भी मैं पढ़ाता हूँ, ख़ास करके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और ये एप्लाइड मैकेनिक्स। और 10th 11th 12th के जो बच्चे मैथमेटिक्स वो मेरे से पढ़ते हैं, कई बच्चे 100% मार्क्स लाते रहते हैं मेरे से पढ़कर। तभी मैंने सबको ऑफ किया हुआ है और केवल आपके लिए काम कर रहा हूँ, ताकि आपका डिप्लोमा अच्छे अंकों से हो जाए। और ख़ास ये 3 जो सब्जेक्ट हैं जिसमें मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 301, 302, 303, जितना भी समय बचा है, जितना भी मैं बना पाऊँगा उतना बनाऊँगा।